तो स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। इकाई 2 सृजनात्मक लेखन कैसे बनती है कविता। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में पूछा जाता है। तो चलिए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था? वाचिक रूप में, लिखित रूप में, यांत्रिक रूप में, उपयुक्त तीनों रूपों में। तो ये वाचिक रूप में हुआ। वाचन करने के, बोलने से के माध्यम से पहले हम किसी चीज़ को बोलते थे, अपनी बात को कहते थे, इसी से शुरुआत होती है। दूसरा प्रश्न है, प्ले विद का वर्ड्स किसने कहा था? थीट्स, शेक्सपियर, मिल्टन, W.H. आर्डेन। तो W.H. आर्डेन का है। अगला है, इनमें से कौन सा कविता का घटक नहीं है? कविता का घटक नहीं है, भाषा है, शब्द है, छंद है, वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र जो है यह भाषा का घटक नहीं है, कविता का घटक नहीं है। बाकी भाषा, शब्द, छंद ये सब है। अगला है, शब्द कविता का कौन सा उपकरण है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो यह प्रथम उपकरण इसे माना जाता है। अगला है, कविता का अनिवार्य तत्व है, छंद है, लय है, मुक्त छंद है, संगीत है। तो कविता का लय माना जाता है। कविता के लिए पंत जी ने किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है? वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक, लाक्षणिक, चित्रात्मक। तो पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जो है चित्रात्मक मानते हैं, क्योंकि प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं, इसीलिए यह काफ़ी प्रकृति को ज़्यादा पसंद करते थे और उनके ऊपर रचनाएं भी किया करते थे। अगला है, जिसे 5 गेंद्रियों रूपी 5 उंगलियों द्वारा पकड़ा जाता है, वह साहित्य में कौन सी विधा है? उपन्यास, निबंध, कविता, कहानी। सबसे महत्व कविता को दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 5 उंगलियों द्वारा पकड़ा जाता है ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, तो इस कविता को ही पकड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, एक शब्द में कितने अर्थ छिपे रहते हैं? 1, 2, 3, अनेक। एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे होते हैं, जिसके माध्यम से हम उसे कर सकते हैं। कविता की प्रथम शर्त क्या है? कविता की प्रथम शर्त क्या होती है, ये हमें बताना है। भाव संपदा, विभिन्न प्रकार के भाव, शब्दों में मेलजोल और छंद और बिंब। तो कविता का जो मुख्य बिंदु है वह क्या है? शब्दों में मेलजोल होता है। अब आगे करेंगे, कैसे लिखे कहानी। कहानी कैसे लिखें, इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन है, जो कि 12th क्लास में एग्जाम में पूछा जाता है। कहानी हमारे जीवन का अंग है, अविभाज्य है, अनावश्यक है, व्यर्थ है, बेकार है। तो कहानी हमारे जीवन का अविभाज्य रूप माना जाता है। कहानी भी एक हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों को क्या करना चाहता है? अपने तक सीमित रखना चाहता है, किसी को न बताना चाहता है, केवल बेटों को बताना चाहता है, बांटना चाहता है। तो हम हर एक अनुभव को अपने जीवन में जो घटनाएं हैं, जो अनुभव है, उसे एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। प्रश्न अगला है, कहानी मानव की किन वृत्तियों को शांत करती है? भूख ईर्ष्या को, जिज्ञासा उत्सुकता को, जिज्ञासा और करुणा को, उत्सुकता और ईर्ष्या को। तो जिज्ञासा, उत्सुकता एवं कौतूहल को। जब हम कहानी के माध्यम से कोई चीज़ करते हैं, तो जब हम अपनी बात को बताते हैं, तो हमारे अंदर की जो जिज्ञासाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं। अगला है, भारत में किस ग्रंथ की कहानियाँ लोकप्रिय हैं? भारत में कौन सी ऐसी कहानियाँ थी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिय थी? इसमें है, भारत में किस प्रकार की कहानियाँ लोकप्रिय थी? कादम्बरी, कथा, सरित सागर, हितोपदेश, पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ जो थी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थीं, जो कि प्रेमचंद माने जाते हैं, उन्होंने ही बहुत ऐसी कहानियाँ उन्होंने लिखी है। अगला है, कहानी किसका अंग है? जीवन का, शिक्षा का, मानव स्वभाव का, धर्म का। तो यह मानव स्वभाव का ही अंग माना जाता है कहानी को, क्योंकि कहानी से ही हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखते हैं कहानियों के माध्यम से। कहानीकार घटनाओं में किसका मिश्रण करता है? कल्पना का, हास्य व्यंग का, या व्यंग्य का, यथार्थ का। तो कल्पनाओं के माध्यम से भी कहानियाँ लिखी जाती हैं। कल्पना करते हैं, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, और इसके माध्यम से हम कहानी को एक रूप देते हैं। किस कहानी की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है? लिखित कहानी, मौखिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, धार्मिक कहानी। मौखिक कहानी, पहले के ज़माने में कोई भी चीज़, जो विज्ञान है, शिक्षा है, कविताएं हैं, कहानियां हैं, सब मौखिक रूप से दी जाती थी और मौखिक रूप से ही बताई जाती थी। तो इसलिए पहले मौखिक का ही ज़माना ज़्यादा था। आगे देखते हैं, पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गईं? ऐतिहासिक कहानियाँ, धार्मिक, शिक्षाप्रद कहानियाँ, मनोरंजन। तो पंचतंत्र की जो भी कहानियाँ हैं वो शिक्षाप्रद, लोगों को ज्ञान देने के लिए लिखी जाती थी, लोगों को शिक्षा देने के लिए लिखी जाती थी, ताकि लोगों को उसे नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। अगला है,
कहानी का पहला तत्व कौन सा है? कथानक है, पात्रों का चित्रण है, संवाद है, भाषा शैली है। तो कथानक होता है। कहानी का मेन पात्र जो मेन मुख्य तत्व जो होता है वह कथानक होता है। कथानक के कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4। तो कथानक के 3 भाग माने जाते हैं। तीन माध्यम उसके माने गए हैं। कहानी के तीसरे भाग का नाम क्या है? कहानी के तीसरे भाग का नाम आरंभ है, मध्य है, द्वंद्व है, अंत है। तो इसका है अंत है। कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? नानी से कहानी सुनना, दादी से कहानी सुनना, कहानी लिखने का अभ्यास करना, अच्छी कहानियाँ पढ़ना। तो हम अच्छी कहानियाँ पढ़ना, अगर अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ेंगे तो इससे हमें काफ़ी भी हमारे अंदर सृजन होगा, एक किसी चीज़ को लिखने का और पढ़ने का, और कुछ नैतिक ज्ञान जो है ये हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें अच्छी अच्छी अपने जीवन में कहानियों को पढ़ना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी ज्ञान मिलता रहे। इसके बाद है इसमें अगला क्वेश्चन है, कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? कथानक, देश काल, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद। तो कथानक होता है, इससे पहले भी मैं बताई थी। अब इसके बारे में हम ये भी 12th में पूछा जाता है, एनसीईआरटी है। डायरी लिखने की कला, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की क्रमवार तिथियां आदि होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कापी, डायरी, बड़ी खाता, रजिस्टर। तो इसको हम डायरी कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि डायरी आप एक नई बुक खरीदें या नई डायरी खरीदें तभी आप उसको लिखें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके घर में अगर पुरानी चीज़ भी है तो उसके माध्यम से आप डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। एनी फ्रैंक की डायरी, छपी डायरी किन वर्षों के मध्य लिखी गई थी? 1940-42, 1941-43, 1942-44, 1944-1946। तो 1942 से 1944 जो है एनी फ्रैंक की डायरी जो है, जो कि डच भाषा में थी, वो छपी थी। अगला है, एनी फ्रैंक ने डायरी जिस नगर में लिखी थी वह है? पेरिस है, लंदन है, रोम है, एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम है जहाँ पे उन्होंने अपनी डायरी को उन्होंने लिखा था। किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ, उस अत्याचार का वर्णन वो डायरी में किए हैं। मोहन राकेश, रमेश चंद्र शाह आदि प्रसिद्ध हुए डायरी लेखन से, कविता के रूप में, भाषाकरणकर्ता, निबंधकर्ता। तो ये लोग जो फेमस हुए डायरी लिखने में, इन लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि थी। डायरी एक विधा बन गई और डायरी के माध्यम से ही लोग आज इतना ज़्यादा फेमस हो गए। डायरी लेखन अब किस रूप में लोकप्रिय हो गया? विधा, शौक, विचार, पद्धति। तो ये विधा के रूप में अब प्रचलित हो गया है और विधा के रूप में इसे हम पढ़ते हैं। हम डायरी को शब्दबद्ध करते हैं अपने लिए, परायों के लिए, साहित्यों के लिए, छपवाने के लिए। तो ये तो हम अपने लिए लिखते हैं, अपने जीवन की घटी घटनाओं के बारे में, जो डेली रोज की दिनचर्या में हमारे जीवन में हो रहा है, उसे उसकी मुख्य मुख्य घटनाओं को हम अपने जीवन में उतारते हैं। एनी फ्रैंक कौन थी? जर्मनी में पैदा हुई थी, यहूदी लड़की, इंग्लैंड में पैदा हुई और इसके बाद रोम में पैदा हुई या जापान में? तो यह ध्यान देने योग्य है कि वो जर्मनी में पैदा हुई थी और एक यहूदी की लड़की थी जिनके ऊपर बहुत जुल्म ढाया गया था। उसी दुख का वो वर्णन करती हैं अपनी डायरी में। एनी फ्रैंक का जन्म जीवन काल था 1919, 1925, 1929, 1939। तो उनका है 1929 से 1945 माना जाता है और ये जर्मनी में पैदा हुई थी, यहूदी लड़की थी जिनके जीवन में बहुत कष्ट हुए थे। उन कष्टों का उन्होंने जिक्र किया है इसमें। नाजियों ने अत्याचार किए थे किसके ऊपर? हिंदुओं के, ईसाइयों, बौद्धों, यहूदियों के। तो नाजी जो थे उन्होंने यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, उसमें से एनी फ्रैंक भी उसी में शामिल थी। एनी फ्रैंक के परिवार में से जीवित कौन बचा था? पिता, माता, बहन, भाई। सिर्फ उनके पिता बचे थे। उन्होंने ही एनी फ्रैंक की डायरी को छपवाया था क्योंकि सबकी मृत्यु हो चुकी थी, सिर्फ उनके पिताजी ही बचे थे। एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी हुई थी? अंग्रेजी में, जर्मन, डच, रूसी। तो डच में लिखी गई थी। अगला है, एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक था य यंग गर्ल इन ट्रबल, य यंग गर्ल इन पेन, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ सफ़र। तो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल इनकी डायरी का नाम था और छपाया गया था। अब इसके बाद है इसमें ये पटकथा तो अगले में है, इसको हम अगले में करा देंगे। इसके बाद है इसमें अगला क्वेश्चन हम करेंगे, कैसे करें कहानी। इसको ये भी हाँ इसको करते हैं, कैसे करें कहानी। आगे है कैसे करें कहानी, इसका क्वेश्चन करते हैं हम। कहानी और नाटक कैसे विधाएं हैं? कहानी और नाटक को कैसी विधा माना गया है? समान, अलग, विपरीत, मिलजुली। तो इसको हम जो है अलग
अलग मानते हैं, अलग माना गया है, क्योंकि कहानी का जो हिस्सा जो है उससे वो बिल्कुल क्या है, अलग है। इसके बाद है अगला करेंगे हम प्रश्न, नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए। नाटक में सजीव पात्र होने चाहिए, नाटक में निर्जीव, कठपुतली, रूढ़। तो नाटक में जो नाटक किया जाता है उसमें सजीव पात्रों को ही दिखाया जाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष सामने घटी घटना होती है। नाटक में किस तत्वों की प्रधानता होती है, कथानक की, भाषा की, लेखन की, मंच सज्जा की। तो इसमें मंच सज्जा की होती है, क्योंकि नाटक सामने प्रदर्शित किया जाता है, तो जैसी मंच सज्जा होगा वैसी ही दर्शकों पे उसका असर जाता है। नाटक को मंच पर क्या किया जाता है, नाटक को प्रस्तुत किया जाता है, लिखा जाता है, देखा जाता है, अभिनीत किया जाता है। तो इसे अभिनीत किया जाता है, अभिनीत मतलब इसे दर्शाया जाता है, इसे किया जाता है, पेश किया जाता है। अगला है इसमें कहानी को नाटक के रूपांतरित करते समय किन बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्या बातें हैं। संवादों के आधार पर, पात्रों के आधार पर, समय स्थान के आधार पर, भाषा शैली के आधार पर। इसे हमें समय और स्थान के आधार पर इसका हमें मुख्य ध्यान देना चाहिए। अगला, ईदगाह कहानी के लेखक का नाम क्या है। भीष्म साहनी है, भगवती चरण है, उदय प्रताप है। ये तो बहुत फेमस है। प्रेमचंद जो हैं वो पंचतंत्र की कहानियाँ भी लिखते थे, और इसके बाद ईदगाह कहानी भी है, जो कि इसका नाट्य रूपांतरण भी किया गया है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। कफन है, दुविधा है, बड़े भाई साहब है, मोटे राम शास्त्री है। तो ये दुविधा इनकी नहीं है, बाकी सभी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। प्रश्न अगला है, स्थान और समय के आधार पर कहानी को किन रूपों में लिखा जाता है। संवाद के रूप में, देश काल के रूप में, भाषा के रूप में, दृश्यों के रूप में। तो दृश्यों के रूप में मैं इस तरीके से जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, ताकि आपका कम समय में आपका अधिक से अधिक ज़्यादा रिवीजन हो सके। नाटक का प्रत्येक दृश्य कैसा लगना चाहिए। कथानक का आरंभ, कथानक का हिस्सा, कथानक का मध्य, कथानक का अंत। तो कथानक का हिस्सा लगना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि देखने में लगे कि हाँ ये पार्ट जो है नाटक का ही है, कोई अलग नहीं है। अगला है, नाटक के संवाद कैसे होने चाहिए। विस्तृत, लंबे, कठिन भाषा में, छोटे, प्रभावशाली। तो नाटक का छोटा होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए, जो कि दर्शकों पे उसका असर भी दिखा सके। अगला है इसमें, ईदगाह कहानी में हामिद नाम का किस वस्तु का जिक्र नहीं किया गया है। खान पान का नहीं किया गया है, या कपड़ों का, या फिर वातावरण का, या बोलचाल का। तो उसमें कपड़ों का जो है कोई जिक्र नहीं किया गया। नाटक में अभिनय किसका काम है। पात्र, लेखक, निर्देशक, दर्शक का। तो नाटक में अभिनय जो होता है वह पात्र करते हैं, लेकिन यहाँ निर्देशक दे दिया है, तो ये नहीं है, इसमें होगा पात्र, क्योंकि अभिनय तो पात्र ही करते हैं ना, दूसरा थोड़ी ना कोई करेगा। इसके बाद स्वगत कथन के स्थान पर आजकल किसका प्रयोग किया जाता है। स्वगत के स्थान पे वॉयस का या फिर किसका किया जाता है। तो हम करते हैं इसका भी। इसमें जो है स्वकथन के स्थान पे वॉयस ओवर का प्रयोग किया जाता है। ईदगाह कहानी में अम्मा वाले अंश के लिए नाट्य रूपांतरण करते समय किस शैली का उपयोग किया जाएगा। वर्णनात्मक, फ्लैशबैक, भावात्मक शैली, संबोधात्मक। तो फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से उसे हम कर सकते हैं। अगला है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय पहला पार्ट क्या हो सकता है। कथानक का, किसी नाटक का, रूपांतरण का, अच्छी नाटक का। तो अच्छी नाट्य प्रस्तुति देखना चाहिए, देख कर फिर हम अगला उसे उस तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न 16 है, ईदगाह कहानी में ईदगाह में जाने से पहले बच्चे क्या गिन रहे थे। अपने पैसे, कपड़े, साथी, खिलौने। तो वो अपने पैसे गिन रहे थे, किसको कितने पैसे मिले हैं सभी गिन रहे थे, और सभी बड़े धूमधाम से जाने की तैयारियां में लगे हुए थे बच्चे। कैसे बनता है रेडियो, कैसे बनता है रेडियो। अब रेडियो के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेडियो कैसे बनता है। इसमें है, प्राचीन काल में आम आदमी घर बैठे मनोरंजन के लिए किसका सहारा लेता था। कहानी का, रेडियो का, टेलीविज़न का, आपस में गपशप का। तो रेडियो ही एकमात्र साधन था जिसके माध्यम से हम अपना समय व्यतीत करते थे। दूसरा है, अंधा युग के रचयिता का नाम क्या है। मोहन राकेश, नरेश है, धर्मवीर भारती हैं, प्रभाकर माचवे। तो अंधा युग के जो है एक गीति नाट्य है, जिसका कि धर्मवीर भारती है, और सूरज का 7वां घोड़ा भी इन्हीं का है, काफ़ी फेमस है। अगला है इसमें, रेडियो नाटक का दूसरा प्रमुख नाम क्या है। रेडियो का अभिनय, ध्वनि, नाटक, सीरियल। तो इसका ध्वनि नाटक इसको कहा जाता है। अगला है इसमें, रेडियो नाटक में कितने अंक होते हैं। रेडियो नाटक में कितने अंक होते हैं। कोई अंक नहीं, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो इसमें कोई अंक नहीं होते हैं, उसके आधार पे उसे दर्शाया जाता है। रेडियो नाटक के दृश्य कैसे होने चाहिए। छोटे, लंबे, बड़े, विस्तृत। तो रेडियो में छोटे होने चाहिए,
अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो क्योंकि उसमें दृश्य तो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सुनना ही है, हमें सुनकर आनंद लेना है, तो लोग बोर हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी ध्यान देना चाहिए छोटे ही होने चाहिए जिससे लोगों में रुचि आए सुनने में। प्रश्न 6 है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य है, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये श्रव्य है, सुनते हैं हम सिर्फ रेडियो को, देखते नहीं हैं। रेडियो नाटक में किसका विशेष महत्व होता है? अभिनय का, संवाद का, भाषा का, ध्वनि का। तो रेडियो में सिर्फ ध्वनि सुनाई देती है, साउंड सुनाई देता है, बाकी हमें कोई दृश्य दिखाई टीवी जैसा नहीं देता है, तो इसलिए सिर्फ सुनते हैं हम इसे, इसलिए इसे श्रव्य कहते हैं। रेडियो नाटक में किससे मिलती जुलती विधा है? उपन्यास, सिनेमा, कहानी, उपन्यास। तो इसमें सिनेमा तथा रंगमंच जैसी रेडियो का मिलता जुलता है। रेडियो नाटक का कथानक कितनी घटनाओं पर आधारित होता है? 1 घटना, 2 घटना, 3, 4। तो 1 घटना पर ही आधारित होता है क्योंकि कम समय के लिए किया जाता है और कम समय में इसे दर्शाया जाता है, इसीलिए इसे किया जाता है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत अधिक होती है, 7, 8, 10, 15, बहुत कम। तो इसमें बहुत कम ही लिया जाता है जिससे कि आसानी से उसे किया जा सके। अगला है, नए तथा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नए तथा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कैसे किया जाता है? ये भी 12th में पूछा जाता है, MCQ क्वेश्चन है। अप्रत्याशित विषय का क्या अर्थ है? प्राचीन सामान्य विषय, सामान्य विषयों से हटकर नवीन विषय, आधुनिक विषयों से संबंधित, गंभीर विषयों से संबंधित। तो इसका उत्तर होगा सामान्य विषयों से हटकर नवीन विषय, कुछ नया होना चाहिए। जब हम कुछ लिखते हैं तो कुछ नया होना चाहिए जिससे लोगों में एक रुचि भी आए लिखने में। प्राय विद्यार्थी दूसरों के निबंधों को पढ़कर क्या करते हैं? ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, मौलिक निबंध लिखते हैं, परिवर्तित रूप में लिखते हैं, निबंध लेखन की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि अगर कोई निबंध दिया है गाइड में या किसी चीज़ में, ज्यों का त्यों पढ़ेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन अगर हमें किसी नई चीज़ पे, किसी नए विषय में अगर लिखना है तो हमें ध्यान देना है कि वह एकदम नया होना चाहिए, तो ही उसमें लिखने में एक नया सृजन कर सकते हैं। निबंध किस पर लिखा जाता है? घटना, कहानी, विचार, प्रसंग। तो विचार या भाव पर लिखा जाता है। विद्यार्थी को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? नया सोचने, नया लिखने से, पुराने निबंधकारों का अनुकरण करके, लिखित निबंधों को याद करके, परंपरागत विषयों पर लिख कर। तो नया सोचने पर या नया लिखने पर ही एक विद्यार्थी जो है अपने अभिव्यक्ति को, अपनी कौशलों को लिख सकता है। कुछ नया विचार लिखेगा, कुछ नई सोचेगा तो उसका सृजन होगा, उसका विकास होगा। अप्रत्याशित विषयों पर लिखते से पहले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? अगर हम अप्रत्याशित विषय कोई हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं तो उसमें हमें पहले करना क्या चाहिए? विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? विषयों के बारे में सोच विचार, बिना सोच विचार के लिखना, शिक्षक की सहायता लेना, माता पिता की सहायता लेना। तो हमें किसी की सहायता नहीं लेना है, बल्कि अपने आप से सोचना है कि हमें किस विषय पर लिखना है, हमारा टॉपिक क्या है। जब हम कोई चीज़ निर्धारित कर लेंगे तभी उस विषय में लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। अगला 6, नए तथा अप्रत्याशित विषयों के लिए किस प्रकार की शैली का प्रयोग करना चाहिए? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, संबोधनात्मक, आत्मपरक शैली। तो इसमें आत्मपरक शैली का मतलब होता है हम अब उस विषय को अपनी मर्जी से सोचना है और अपने आत्मा से, अपने विचारों से हमें उसको एक नया रूप देना है। अप्रत्याशित विषयों पर लिखने से क्या लाभ होता है? पुराने विचारों का ज्ञान होगा, नए विचारों का ज्ञान होगा, नए विषयों के बारे में पता चलेगा, व्यक्ति कौशल में उन्नति होगी। तो इसमें क्या है, अगर हम अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करते हैं, लिखते हैं तो अब व्यक्ति कौशल में हमारे उन्नति होगी, लेखन में उन्नति होगी। रटंत का क्या अर्थ होता है? रट्टा लगाकर याद करना, सोच समझकर, शिक्षक प्रेरणा लेकर, माता पिता पूछकर। तो इसमें रट्टा लगाना, रटंत का मतलब होता है रट्टा लगाना, उसे याद करना, रट्टा मारना और फिर उसे ज्यों का त्यों लिख देना। तो इस तरीके से हो गया। जनसंचार माध्यम और लेखन जनसंचार माध्यम, इसमें परिभाषाएं हैं, इसमें डिटेल से दिया गया है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ MCQ क्वेश्चन ही करेंगे। और इसके बाद हमारा जो आज का जितना भी था समाप्त